ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 28 जुलाई करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। इससे आपका जो भी जितने भी आप आगे आने वाले एग्जाम्स में तैयारी कर रहे हैं, सभी में जो करंट अफेयर्स हैं, चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, दोनों तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। और साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और आरओ सचिवालय के जो एग्ज़ाम की जो वैकेंसी निकलने वाली है, और जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो पहले से ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें आरओ सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है, फुल प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है। तो आप उसके लिए भी 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 28 जुलाई करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 12 से। तो MC12 की जो मीटिंग थी वो ओवर हो चुकी है। तो ये देखा जा रहा है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है इसके लिए क्या गेंस रहे हैं, यानी कि क्या फ़ायदा रहा है डेवलप्ड वर्ल्ड को। देखिए, कुछ कभी हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं यानी कि विकसित देश कहते हैं, और कुछ विकासशील देश कहते हैं। जैसे कि भारत है, भारत अपने आप को विकासशील देश कहता है, यानी कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, यानी कि हमारे यहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे राइज कर रहा है लोगों का। और जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें कहा जाता है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जैसे कि USA हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये वो देश हैं जिनके यहाँ प्रस्पैरिटी आ चुकी है और वे लोग जो हैं अब डेवलप्ड हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अक्टूबर 2020 में भारत और साउथ अफ्रीका ने दोनों ने मिलकर एक प्रपोजल रखा था, सीकिंग टू टेम्परेरली सस्पेंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो उन्होंने ये कहा था, भारत और साउथ अफ्रीका ने, अक्टूबर 2020 में। ध्यान दें कि अक्टूबर 2020 का पीरियड तब था जब पहला लॉकडाउन लग चुका था और उसके बाद थोड़े से कोरोना के केसेस कम होने शुरू हुए थे। तो अक्टूबर का जो समय था, अक्टूबर नवंबर 2020 का समय वो था जिस टाइम पे थोड़ा सा लॉकडाउन में कमी आई थी, ईजीनेस हुआ था। तो उस टाइम पे भारत ने और साउथ अफ्रीका ने मिलकर ये प्रपोजल रखा था कि टू सस्पेंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है या ट्रेड सीक्रेट्स हैं। तो ये कहा जा रहा था कि जैसे ये बेसिकली मेडिसिन के लिए कहा जा रहा है या वैक्सीन के लिए कहा जा रहा है, तो जो भी देश, मान लेते हैं किसी देश ने वैक्सीन डेवलप की किसी चीज़ की, तो वो चाहेगा कि उसको पेटेंट मिल जाए। कि जब उसको पेटेंट मिलेगा तो यानी कि जितना भी पैसा होगा वो सारा इनफ्लो उसी के देश में होगा, कोई और कंट्री वो मेडिसिन नहीं बना पाएगा। तो वहाँ पे भारत और साउथ अफ्रीका ने ये प्रपोजल रखा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए कुछ समय के लिए, चाहे वो पेटेंट्स हो, कॉपीराइट्स के फॉर्म में हो, किसी के रूप में भी हो, सो दैट द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, थेराप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स कुड बी रैम्ड अप टू हेल्प ओवरकम द क्राइसिस एंड फाइट द कोविड-19 पैंडेमिक। तो उनका कहना ये था कि वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए, थेरापेटिक्स के लिए, डायग्नोस्टिक्स के लिए, यानी कि जिस भी चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम RT-PCR टेस्ट करते थे ये पता करने के लिए कि जो पेशेंट है, जो पर्सन है, क्या उसको कोविड-19 डिजीज़ है या नहीं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो पेटेंट राइट्स हैं अलग अलग कंपनीज़ के, कि कुछ टाइम के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाए। अगर उनको सस्पेंड कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा पैसा जाता था उस कंपनी के पास या किसी पर्टिकुलर कंपनी पे, वो नहीं जाएगा। और पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि और भी कंट्रीज़ की जो और भी कंपनीज़ हैं वो भी वैक्सीन हुई या जो भी डायग्नोस्टिक किट्स हैं उन सबको डेवलप कर पाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रपोजल भारत ने और साउथ अफ्रीका ने रखा था अक्टूबर 2020 में। द प्रपोजल गार्नर्ड द सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज एट द WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, WTO में 100 से ज़्यादा देशों ने भी इसका साथ दिया था। इट ऑल्सो कॉट द इमेजिनेशन ऑफ मैनी नोबल लॉरिएट्स। कई जो नोबल लॉरिएट्स थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। एकेडमिशियंस हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, कई ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि तरीका ठीक है। फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी इसको सपोर्ट किया था कि हाँ, कुछ समय के लिए पेटेंट राइट्स वगैरह को बंद कर दिया जाए। द अपोनेंट्स ऑफ द प्रपोजल, दैट इज जर्मनी, UK, जापान, स्विट्जरलैंड एंड द US, फाउंड देमसेल्व्स ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ग्लोबल ओपिनियन ऑन दिस इशू। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ अगर हम देखें, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। सिंपल सी बात है, मनी इज़ द मैटर। पैसे के लिए उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, जर्मनी हो, जापान हो, स्विट्ज़रलैंड हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो। देखिए, ये सभी देश जो हैं बहुत ही प्रॉस्परस कंट्रीज़ हैं। इन्होंने इस साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ये जो पेटेंट प्रपोजल है इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, पेटेंट चलते रहेंगे। इन अ गाइलफुल मूव इन जून टू जुलाई 2021 में US गेव इट सपोर्ट टू द प्रपोजल। बाद में देखें तो जून से जुलाई 2021 में जाके
उन्होंने अपना प्रपोजल दिया। यूएस ने कहा कि ठीक है हम इस प्रपोजल को सपोर्ट करते हैं बट लिमिटेड इट टू वैक्सीन। सो बाद में सिर्फ इसको वैक्सीन तक ही लिमिटेड कर दिया, यानी कि जो डायग्नोस्टिक्स थेरापेटिक्स में कहा जा रहा था कि उन चीज़ों में भी सभी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हैं उन सभी को भी पेटेंट से बाहर कर दिया जाए, तो वहाँ पर यूएसए ने मना कर दिया। पुश्ड इनटू अ कॉर्नर द यूरोपियन यूनियन अनलीज्ड इट्स मास्टर स्ट्रोक। अब देखिए बाद में जो सबसे ज़्यादा जो काम करा वो यूरोपियन यूनियन ने करा। इट मेड अ काउंटर प्रपोजल टू अंडरमाइन द प्रपोजल मेड बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो उसने यूरोपियन यूनियन ने काउंटर प्रपोजल रखा जिसके वजह से भारत और साउथ अफ्रीका के द्वारा जो किया गया प्रपोजल था वो अंडरमाइन हो गया। दिस काउंटर प्रपोजल प्रोवाइडेड अ कॉस्मेटिक सिंप्लीफिकेशन इन सर्टेन प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन पेटेंट रूल्स। अब उन्होंने क्या किया, राइटर का कहना ये है कि यूरोपियन यूनियन ने जो एक काउंटर प्रपोजल रखा उससे क्या हुआ कि उसने कॉस्मेटिक सिंप्लीफिकेशन कर दिया। उसका कहना यह था यूरोपियन यूनियन का कि हम कुछ रूल्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं जो कि पेटेंट रूल्स हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये वही बात है, बस थोड़ी सी उसके लैंग्वेज को घुमा दिया गया है। With the active support of the WTO's DG, it also launched a process in December 2021 to reach a compromise. In a completely opaque process, by March 2022, भारत और साउथ अफ्रीका वर corralled into accepting the European Union's proposal। लेकिन बाद में यूरोपियन यूनियन ने जो सुझाया था उसी को भारत हो चाहे साउथ अफ्रीका हो उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ द फाइनल आउटकम एट दी MC12। तो यही से MC12 का जो फाइनल आउटकम है वो निकल के आया है। तो यहाँ से ये न्यूज़ निकलती है। यूरोपियन यूनियन हैज़ ऑल्सो स्टोर्ड इंपॉर्टेंट गेन्स इन द टू अदर एरियाज़। अगर यूरोपियन यूनियन देखें तो एक तो WTO रिफॉर्म आया है, उसमें इन्वायरमेंट इशूज़ पे एक तो WTO रिफॉर्म आया है और एक दूसरा इन्वायरमेंट इशूज़ आए हैं। इन द नेम ऑफ WTO रिफॉर्म द यूरोपियन यूनियन सॉट टू मेक फंडामेंटल चेंजेस टू द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द WTO। इट ऑल्सो सॉट टू गिव अ फॉर्मल रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। तो ये कहा जा रहा है कि WTO प्रोसेस में फॉर्मल रोल देने की बात की जा रही है प्राइवेट सेक्टर को भी। एंड इट हैज़ सिक्योर्ड बोथ दीज ऑब्जेक्टिव्स इन द मिनिस्ट्रियल आउटकम। और ये चीज जो है दोनों चीज़ें ही ये सक्सेसफुली इस मिनिस्ट्रियल आउटकम में जो ये ऑब्जेक्टिव्स थे इनको अचीव भी करा गया है। द यूरोपियन यूनियन हैज़ ऑल्सो मैनेज्ड टू क्रिएट अ विंडो टू परस्यू नेगोशिएशंस ऑन इशूज़ रिलेटेड टू ट्रेड। अब देखिए यूरोपियन यूनियन ने इन चीज़ों के ऊपर भी मैनेज कर लिया वहाँ पे कि वहाँ पे नेगोशिएशंस हो सकें, जैसे कि ट्रेड पे वहाँ पे डिस्कशंस होने चाहिए, इन्वायरमेंट पे होने चाहिए एट द WTO एन इशू ऑफ कंसर्न फॉर मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा इशू था ट्रेड के लिए, इन्वायरमेंट के ऊपर डिस्कशन करना। तो यूरोपियन यूनियन ने उनको वहाँ पे भी जो डिस्कशन करना था उसको भी वहाँ पे मैनेज करवा लिया। यानी कि देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 27 कंट्रीज़ अराउंड कि 27 देशों का जो एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, उसने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काम किया यूरोपियन यूनियन WTO के अंदर। नेक्स्ट आता है अ शॉट इन द आर्म फॉर रूल ऑफ लॉ। देखिए रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो भी पीछे डेवलपमेंट्स हुई है भारत के अंदर, राइटर का एक आर्टिकल है उसमें, बहुत ही सुंदर आर्टिकल है। कहते हैं इन सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये 2022 का केस हुआ है सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI का। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस्ड इट्स अनहैप्पीनेस विद द करंट स्टेट ऑफ इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाखुशी जाहिर की है, अनहैप्पीनेस जाहिर की है विद द करंट स्टेट ऑफ इंडियाज, जो भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके खिलाफ। द कोर्ट सेड देयर वाज अ स्कांट रिगार्ड फॉर द वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो कोर्ट का कहना यह है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि हमारे पास यानी कि हम जो है हमारे पास बिल्कुल छोटा सा भी रीज़न नहीं है कि हम किसी पर्सन का जो बेसिक ह्यूमन राइट है उसका वायलेशन करें। अगर कोई पर्सन है तो उनके सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स रेस्पेक्टफुली ऑब्जर्व होनी चाहिए। इट वॉज कैटेगोरिकल दैट इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट। अब देखिए बात क्या कर रही हैं, बात ये कर रहे हैं कि जो पुलिस हैं, जो पुलिस फोर्स है भारत में, वो क्या करती है, वो इनडिस्क्रिमिनेटली अरेस्ट कर रही है और लोगों को अंडर ट्रायल्स बना देती है कि वो जेल में हैं। अब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, उसको जेल में डाल दिया, तो आपने यानी कि इससे क्या करा, आपने कई सारे उसके जो राइट्स थे उसको आपने फंडामेंटल राइट्स का, आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पे, कई सारे फंडामेंटल राइट्स पे उसका अटैक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 हम देखें जिसे राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जिसमें कहा जाता है, तो अगर उसको जेल में आपने बंद कर दिया, यानी कि आपने किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, तो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तो यानी कि आर्टिकल 19 उसका साफ साफ हनन हो जाता है। अगर आर्टिकल 19 है और उस टाइम पे मान लेते हैं कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो वो वोट भी नहीं दे पाएगा, यानी कि जो राइट टू वोट है उसका वो भी छूट जाता है। हालांकि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम कह सकते हैं आर्टिकल 326 के तहत आता है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है आर्टिकल 326 के तहत उसका वो भी छूट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक पर्सन को अरेस्ट करने से उसके कितने हक खत्म होने से चल जाते हैं। तो अब भारत में देखा जा रहा है कि भारत में अभी भी हम जो हैं
निसंदेह बिल्कुल हम किसी के ऊपर भी क्या कर लेते हैं, किसी पर्सन को भी अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं पुलिस के द्वारा। तो इट वॉज कैटेगोरिकल दैट इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट्स आर इंडिकेटिव ऑफ अ कॉलोनियल माइंडसेट, कि एक कॉलोनियल माइंडसेट है, एंड क्रिएट द इंप्रेशन ऑफ इंडिया बीइंग अ पुलिस स्टेट, कि एक कॉलोनियल माइंडसेट था, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, और इंडिया जो है उसको एक पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है। जस्टिस कृष्णा अय्यर हैज सेड इन अ स्टेट ऑफ राजस्थान जयपुर वर्सेस बालचंद्र दालियास बेली इन 1977। देखिए राजस्थान का एक केस था, स्टेट ऑफ राजस्थान जयपुर वर्सेस बालाचंद्यास, तो इनका 1977 में केस हुआ था। उस टाइम पे जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी थी, द बेसिक रूल इज़ बेल। अब देखिए बेसिक रूल तो ये है कि हर पर्सन को जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि बेल मिल जाए, ना कि जेल, नॉट जेल, है ना। तो उन्होंने कहा द बेसिक रूल इज़ बेल नॉट जेल एक्सेप्ट वेयर देयर आर सर्कमस्टेंसेज सजेस्टिंग ऑफ फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस और थ्वार्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस और क्रिएटिंग अदर ट्रबल्स। तो यानी कि उनका कहना यह है कि कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेल दे दी जाए, ना कि उनको अरेस्ट करके रखा जाए। तब तक आप उन पर्सन्स को बेल देते रहो जब तक आपको किसी पर्सन पे इतना ज़्यादा शक ना हो जाए कि हो सकता है कि ये यहाँ से अगर हम उसको बेल दे के ये बाहर जाएगा तो बाहर जाके कुछ दिक्कत कर सकता है, या अपने खिलाफ जो उसके सबूत हैं उनको मिटा सकता है, या जो भी चीज़ें हैं, अगर वो कुछ गलत एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकता है बाहर जाने के बाद, तो आप उस पर्सन को डिटेन करके रखें, नहीं तो बाकी को जेल से रिहा करें, जेल में ना रखें। द एपेक्स कोर्ट रेफरेंस इन द सत्येंद्र कुमार केस टू द बेल एक्ट ऑफ द यूके इज एप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल एक्ट है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, उसका भी हवाला दिया है। द एसेंस ऑफ दैट लॉ इज दैट अरेस्ट शुड बी रेयर। तो यूके का जो बेल एक्ट है उसका जो एसेंस है वो ये है कि रेयरली आपको किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, जबकि भारत में अरेस्ट हम बहुत ही धड़ल्ले से करते हैं, बहुत ही ज़्यादा करते हैं। एंड बेल प्रोविजंस शुड बी अनकॉम्प्लिकेटेड इवन टू द अनलेटर्ड सिटीजन। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बेल के प्रोविजंस हैं वो इतने सिंपल होने चाहिए कि जो एक व्यक्ति पढ़ा हुआ नहीं है जिसको आपने अरेस्ट कर लिया है फॉर एग्जांपल, तो वो भी उसको समझ पाए। यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है अगर वो भी उसको समझ पा रहा है तो वो जो बेल एक्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ऑफ दोज रिलीज ऑन बेल। अब देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जो बेल पे जिनको छोड़े जा रहे हैं लोगों को, उनके आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कहाँ मूव कर रहे हैं कहाँ नहीं। दिस इज समथिंग नोवेल बट प्रैक्टिकेबल एटलीस्ट इन अर्बन इंडिया। अभी एक बात की जा रही है कि सर्विलांस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भारत का शहरी क्षेत्र है जहाँ पे कई सारे सीसीटीवी कैमराज लगे रहते हैं, मॉल्स हैं, सब कुछ है, जहाँ पर भी सीसीटीवी कैमराज की जो जितनी भी उनकी पहुंच है वो बहुत अच्छे से की हुई है, तो वहाँ पे आप किसी पर्सन को सर्विलांस कर सकते हैं शहरी भारत की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट आता है 25 जुलाई का क्या सिग्निफिकेंस है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। देखिए कई सारे अगर हम प्रेसिडेंट्स देखें, पिछले 10 प्रेसिडेंट्स को अगर हम देखें तो ज़्यादातर प्रेसिडेंट जो है 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण कर रहे हैं, 25 जुलाई को ही ऑफिस ले रहे हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट का। तो मिस मुर्मू रिसीव्ड ओवर 64% वैलिड वोट्स ऑफ MPs एंड MLAs कंप्राइजिंग द इलेक्टोरल कॉलेज टू सक्सीड मिस्टर कोविंद एंड बिकम द कंट्रीज 15th प्रेसिडेंट। तो जो मिस द्रौपदी मुर्मू हैं वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और 64% वैलिड वोट्स उनको मिले हैं MPs और MLAs का मिला के, और मिस्टर कोविंद की यानी कि जो मिस्टर रामनाथ कोविंद हैं जो पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के, उनकी सक्सेसर रही हैं। शी विल बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अब तक की भारत की पहली राष्ट्रपति बनी हैं जो भारत के आज़ाद होने के बाद पैदा हुई हैं, एंड इज़ द यंगेस्ट टू ऑक्यूपाई द टॉप पोस्ट। और ये अब तक की यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स बने हैं भारत के वो काफ़ी ज़्यादा एज के थे इनके मुकाबले। ये जो थे ये सबसे यंग बनी है, अराउंड 64 ईयर्स की एज में ही ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई हैं। सी इज ऑल्सो द सेकंड वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन कौन थी प्रेसिडेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे उनका टेन्योर कब से लेके कब तक था और उस दौरान प्राइम मिनिस्टर कौन रहे भारत के, ये सब चीज़ें आप बताएंगे। मिस मुर्मू विल ऑल्सो बिकम द 10th सक्सेसिव प्रेसिडेंट टू टेक ओथ ऑन 25 जुलाई सिंस 1977। तो 1977 के बाद जब फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिस टाइम पे 1975 से 1977 तक, उनके बाद से 1977 से लेके अब तक जो 10 राष्ट्रपति हो चुके हैं, सभी ने शपथ या सभी ने जो ऑफिस लिया है वो 25 जुलाई को ही लिया है। नेक्स्ट आता है GS3 से सबसे पहले इकोनॉमिक्स से न्यूज़ आ रही है कि वेइंग इन ऑन इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट लेड रिवाइवल। अब देखिए बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्टमेंट लेड रिवाइवल का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो मान के चल सकते हैं कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उस देश की इकोनॉमी के अंदर रिवाइवल आएगा, यानी कि वहाँ पे पुनरुत्थान हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं कि जब जब भी ऐसा देखा गया है कि कभी देश की इकोनॉमी में डाउनफॉल आता है, यानी कि देश की इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाने वाली होती है, या हम कहें कि वो डाउनफॉल चल रही है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है,
तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे कि द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड रिसेंटली दैट इंडियाज लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर एम्बेडेड इन पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स। तो उनका कहना ये है फाइनेंस मिनिस्टर का कि भारत के जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, कि जो लंबे समय में जो हमें ग्रोथ मिलेगी या मिल रही है, वो कैसे मिलेगी कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स, यानी कि सरकारी जो पैसा है, पब्लिक कैपिटल जो है उसको खर्चा किया जाना चाहिए एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं या जो आगे चलेंगे उनके तहत। She added that an increase in public investment would crowd in या pull in private investment, thus reviving the economy। तो उनका कहना ये है कि अगर हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इससे ऑटोमेटिकली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी निकल के आएगा, जिससे कि इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है किसी भी देश की, वो रिवाइव हो जाएगी। द फाइनेंस मिनिस्टर वॉज स्पीकिंग एट द 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग होस्टेड बाय इंडोनेशिया इन बाली। तो बाली में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की, तो वहाँ पे ये बोल रही थी पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ अ रेस्पेक्टेबल एकेडमिक पेडिग्री। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी है, किसी भी देश को आर्थिक जो ग्रोथ है, आर्थिक जो विकास है वो करना है, लेकिन कैसे करना है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट से, यानी कि जो सरकारी पैसा है, लोगों का ही पैसा है, उस देश के लोगों का ही पैसा है, उससे। तो ये जो है अपने आप में एक एकेडमिक, अगर हम हिसाब से देखें तो बहुत लंबे समय से कहा जाता है कि अगर सरकार पैसा खर्च करेगी तो क्या दिक्कत है। मान लीजिए सड़कें बन रही हैं, सड़कें सरकार बना रही हैं, तो एक अच्छी चीज़ें हैं। एंड फॉर्म्स अ क्रेडिबल स्टैंड ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर इंडियाज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भारत की पोस्ट इंडिपेंडेंस की, भारत जब अंग्रेज़ 1947 में यहाँ से छोड़ के गए तो भारत एक बहुत ही एक कमज़ोर कंडीशन में था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की तो आप उसे समझ पाएंगे कि भारत की जो स्थिति थी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी एट द टाइम ऑफ 1947। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब हमारे यहाँ इंडिया के अंदर क्या हुआ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, उसके बाद सरकार के पैसे की तरफ से डैम्स बनवाए गए, स्टील फैक्ट्रीज लगवाई गई, कंपनीज बनवाई गई। यानी कि उस टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर इंदिरा गांधी आए, तो उनके बाद उनके दौरान उनके कार्यकाल में शुरू के 20 सालों में जितना काम हुआ, जो पब्लिक लेड इन्वेस्टमेंट हुआ, तो उससे हमें समझ में आता है कि भारत के अंदर इकोनॉमी भारत की रिवाइव कर पाई। तो एक समझने की कोशिश करते हैं कि व्हेन इट वाज फेस्ड विद अ स्लो डाउन आफ्टर द, अब देखिए एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 1997 में, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, तो इन्होंने कहा कि अब हम सरकारी पैसा को लगाएंगे डेवलपमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल 2000 में जिस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे, तो उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज का प्रपोजल दिया कि 4 जो महानगर हैं भारत के, यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे चेन्नई हो जाएगा, इधर कोलकाता, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो जब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़कों को बनाया जा रहा है, यानी कि 4 लेन प्रपोजल बनाया गया, तो यानी इसमें क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा सड़क बनाने में। मटेरियल जब इसमें कंजम्पशन होगा तो जो मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं, जो भी लोग मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं, वो भी अपना अपना काम करेंगे। यानी कि अगर सरकारी पैसा इसमें लग रहा है तो जो प्राइवेट आदमी है वो भी अपना काम करना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है, साथ साथ प्राइवेट भी पुल इन होकर आ जा रहा है, क्राउड इन होकर आ जाता है, यानी कि प्राइवेट आदमी भी काम करना शुरू कर देगा, और इसी तरह से जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर जाएगी। तो व्हेन इट वाज फेस्ड विद अ स्लो डाउन आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997, अटल बिहारी वाजपेयी लेड एनडीए गवर्नमेंट इनिशिएटेड पब्लिक रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। तो पब्लिक रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो है कि सरकारी सड़कें बनाई जाएंगी, पब्लिक रोड्स बनाई जाएंगी इस भारत देश के अंदर, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने किया इन द फॉर्म ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल टू लिंक मेट्रो सिटीज यूजिंग अ हाई क्वालिटी रोड नेटवर्क एंड द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टू प्रोवाइड गुड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। यानी कि जहाँ जहाँ पर भी सड़क नहीं है तो वहाँ पे PMGSY के दौरान, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वहाँ पे सड़कें प्रोवाइड की जाएंगी गाँव के अंदर, और जो 4 महानगर हैं भारत के, इनको हम कनेक्ट करेंगे 4 लेन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे से। दीज इनिशिएटिव सोड द सीड्स ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल। तो इसी से बीज बोया गया इकोनॉमिक रिवाइवल का। कल्मिनेटिंग एन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट लेड बूम इन द 2000s, GDP ग्रू एट 8 to 9% एनुअली। तो भारत की जो GDP है वो 8 to 9% हो रही है। यानी कि जब ये आप मान के चलिए इस तरह से कि जब भी किसी कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, अपना इकोनॉमिक रिवाइवल लाना है, वो जो कंट्री है वो रोड्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट अगर करना स्टार्ट कर देगा, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर के
को बनाने में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। इन द जून एडिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू आती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है जीडीपी रेशियो का वो 32% हो चुका है इन 2021-22। नेक्स्ट आता है मंकी पॉक्स आउटब्रेक। अब देखिए मंकी पॉक्स इस टाइम पे काफ़ी चल रहा है क्योंकि मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम मंकी पॉक्स आउटब्रेक के बारे में पढ़ें तो मंकी पॉक्स जो कि एक अनकॉमन वायरल इन्फेक्शन है वाज प्राइमरीली रेस्ट्रिक्टेड टू सम कंट्रीज इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो पहले तो ये सिर्फ वेस्टर्न अफ्रीका या सेंट्रल अफ्रीका की कंट्रीज़ में ही हुआ करता था, लेकिन देखा जा रहा है धीरे धीरे जूनोटिक इवेंट्स की वजह से। जूनोटिक इवेंट्स का मतलब हुआ कि जब जानवरों से बीमारी कूद के इंसानों के अंदर आ जाती है, तो वो जो जूनोटिक इवेंट्स हैं यानी कि बीमारी जो है कूद कर जानवरों से इंसान के अंदर आ गई है, तो अब जब इंसान के अंदर आ गई है और इंसान बहुत जल्दी ट्रैवल कर रहा है एज़ कंपेरिजन टू एनिमल्स। मान लेते हैं कि अगर कोई एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर एक जानवर है वहाँ के जंगल में, तो उसको भारत पहुँचने में बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन डीआरसी में अगर कोई रहने वाला पर्सन है वो इंडिया में बहुत ईजिली आ सकता है बाई टेकिंग अ फ्लाइट। तो वो फ़्लाइट पकड़ के वो ईजिली भारत आ सकता है, लेकिन वहाँ पे उनके जंगलों में रहने वाला जानवर जो है वो तो नहीं आ पाएगा। तो अब जब धीरे धीरे जो जानवरों से बीमारी इंसान के अंदर आ रही है और इंसान बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है एक देश से दूसरे देश में, तो इस वजह से जो बीमारी है वो भी बहुत जल्दी जल्दी फैल रही है। द डिजीज़ मेड हेडलाइंस विद इट्स इंटरनेशनल स्प्रेड विद ओवर 16,000 केसेज इन ओवर 75 कंट्रीज टू डेट। यानी अब तक 75 देशों में 16,000 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। प्राइमरीली ड्रिवन बाय ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स की वजह से हो रहे हैं, और ये स्प्रेडिंग प्रीडोमिनेंटली अमंग बट नॉट एक्सक्लूसिवली। अब देखिए अब ज़्यादातर ये किन लोगों में बीमारी हो रही है, जो गे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, एमएसएम हैं। एमएसएम हम कहते हैं मेन हु हैव सेक्स विद मेन इन कम्युनिटीज़ में। तो इन कम्युनिटीज़ में देखा जा रहा है कि प्राइमरीली मंकी पॉक्स जैसी बीमारी हो रही है। तो 23 जुलाई 2022 में अराइज इन मंकी पॉक्स केसेस अक्रॉस द ग्लोब, डॉक्टर जो टेड्रोस हैं यानी कि जो डीजी हैं WHO के, उन्होंने इस डिजीज़ आउटब्रेक को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया। तो 23 जुलाई को इस बीमारी को PHEIC घोषित कर दिया गया है। ये सिर्फ एक लेवल नीचे है पेंडेमिक से, यानी कि इसका एक लेवल जो ऊपर है वो पेंडेमिक हो जाता है। तो पहले कोरोना वायरस को भी, कोविड-19 डिजीज़ को भी PHEIC किया गया था और उसके कुछ दिनों के अंदर ही उसको फिर पेंडेमिक का लेवल घोषित कर दिया गया। तो देखते हैं कि मंकी पॉक्स क्या है और किस वजह से डिजीज़ होती है। तो इसको सबसे पहले 1958 में डिस्कवर किया गया था मंकीज़ में बाय द स्टेटेंस सीरम इंस्टीट्यूट इन डेनमार्क। तो डेनमार्क में किया गया था। मंकी पॉक्स अपने आप में एक जूनोटिक वायरस है, यानी कि जूनोटिक वायरस का मतलब ये हुआ कि ये जानवरों से इंसान में आ सकता है। दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस एज वेल एज अदर एनिमल्स, यानी कि कूद के दूसरे एनिमल्स में भी लग सकता है, इंक्लूडिंग रॉडेंट्स एंड अदर प्राइमेट स्पीशीज़। तो जो रॉडेंट्स हैं यानी कि जो चूहे वाली स्पीशीज़ होती हैं, और जो प्राइमेट स्पीशीज़ हैं जैसे कि मंकीज़, एप्स, ओरांगुटान्स, यानी कि जो भी बंदर वाली जो स्पीशीज़ हैं उनको हम प्राइमेट स्पीशीज़ कहते हैं। एवर सिंस द फर्स्ट केस इन ह्यूमंस वाज आइडेंटिफाइड इन 1970 in the present Democratic Republic of the Congo, the virus has become endemic in parts of Central and West Africa. तो 1970 में पहला केस इंसानों के अंदर पाया गया, 1958 में पहला केस बंदरों के अंदर पाया गया था, मंकीज़ में पाया गया था, और 1970 में पहला केस जब इंसानों में पाया गया तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है उस टाइम पे 1970 में जो पहला केस पाया गया था वो DRC के अंदर पाया गया था। इसमें इसलिए पाया गया क्योंकि यहाँ पे वर्षा वन अगर हम देखें तो वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है DRC के अंदर, तो बहुत ज़्यादा जो जानवर हैं वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। द वायरस हैज़ बिकम एंडेमिक इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका प्राइमरली ड्रिवन बाय जूनोटिक स्पिलओवर्स। तो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में ही ये पहले मिलता था। द वायरस बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ वायरसेस एज वेरियोला, द वायरस दैट कॉज स्मॉल पॉक्स। तो ये वायरस उसी फैमिली से बिलोंग करता है जो वायरस स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी फैलाता था। द डिजीज़ प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स दैट आर सिमिलर टू दोज प्रीवियसली सीन इन स्मॉल पॉक्स पेशेंट्स। तो सिम्टम्स भी लमसम वैसे ही आते हैं जैसे पहले स्मॉल पॉक्स के जो पेशेंट्स हुआ करते थे, जैसे सारे हाथों पे, पूरी बॉडी पे ब्लिस्टर्स हो गए हैं, दाने दाने हो गए हैं, तो इस तरह से ही इसके सिम्टम्स आते हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स में आया करते थे। ऑल्दो इट इज़ लेस कंटेजियस एंड लेस सीवियर, और स्मॉल पॉक्स के मुकाबले देखा जाए तो ये लेस सीवियर है, यानी कि लेस बहुत कम फैलता है उसके मुकाबले, और लेस कंटेजियस है। सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स, अब सिम्टम्स अगर देखें तो वो क्या हैं, वो है फीवर हो गया, बुखार तो होगा ही होगा, इसमें हेडेक होगा, मसल पेन है, लिथार्जी है यानी कि आपको कमजोरी आ जाएगी और आप थोड़े से लेथार्जिक हो जाएंगे, अलॉन्ग विद रैशेज हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स कॉमनली ऑन द फेस, पाम्स, फीट, माउथ, आइज और जेनिटेलिया, यानी कि सारे शरीर पे दाने दाने हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, ये कहने का मतलब है। दी सिम्टम्स जनरली अपीयर विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर दिख जाने लगते हैं ये।
सिंस इन्फेक्शन बट कैन लास्ट फॉर 2 to 4 वीक्स, जबकि ये 2 से 4 हफ्ते तक हो जाएंगे। विथ सीवियर केसेस अकरिंग मोस्टली अमंग चिल्ड्रन, जब ये भी देखा जा रहा है कि जो सीरियस केसेस है वो ज़्यादातर बच्चों के अंदर ही होता है, बड़े लोगों के अंदर नहीं होता। इन मोस्ट केसेज मंकी पॉक्स इज़ अ सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ दैट रिजॉल्व्स स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मंकी पॉक्स अपना में एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, यानी कि खुद ही सही होने की डिजीज़ है, और बिना किसी प्रॉपर मेडिकेशन के या बिना किसी प्रॉपर इलाज के ये अपने आप ही कुछ टाइम में सॉल्व हो जाती है। तो देखें कि हाउ इज़ द वायरस ट्रांसमिटेड, कि वायरस किस तरह से ट्रांसमिट होता है, इसको अगर हम देखें, द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम बोथ एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड बिटवीन ह्यूमंस। देखिए इंसानों के बीच में भी हो सकता है और जानवरों से इंसानों के बीच में भी हो सकता है। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस कैन रिजल्ट फ्रॉम क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्लड फ्लूइड्स और स्किन लेजन्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कुड हैपन थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट एंड थ्रू बॉडी सीक्रेशंस। मान लेते हैं आप उस पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, स्किन जो है आपकी टच हो जाती है, तो उसके वजह से भी आपको जो मंकी पॉक्स की बीमारी है वो लग सकती है। क्लोज ह्यूमन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्टिविटीज़, अब देखिए सेक्शुअल एक्टिविटीज़ के दौरान भी जो बहुत ज़्यादा क्लोज ह्यूमन कॉन्टैक्ट होता है उसके वजह से भी जो मंकी पॉक्स की डिजीज़ है ये आ सकती है। तो व्हाट डज डिक्लेयरिंग मंकी पॉक्स अ हेल्थ इमरजेंसी एंटेल, तो इसका क्या मतलब होता है अगर हम इसे समझें कि द WHO डिफाइंस अ PHEIC एज अ डिजीज़ आउटब्रेक दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पब्लिक हेल्थ रिस्क थ्रू द इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ डिजीज़। PHEIC का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो उसका क्या मतलब बताएंगे। तो PHEIC जो WHO डिक्लेयर करता है, इसका मतलब ये है कि अपने आप में एक इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कंसर्न का एक इशू बन चुका है कि जो इंटरनेशनली लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसके वजह से ही बीमारी बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो सकती है। तो सिंस 2009 WHO हैज़ मेड 7 डिक्लेरेशंस ऑफ PHEIC, तो 7 बार डिक्लेरेशंस हो चुका है, जिसमें कोविड-19 पेंडेमिक को भी डिक्लेयर किया गया था पहले PHEIC। दिस डेजिग्नेशन एंटेल्स एक्सेलरेटिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, तो अगर ये डिक्लेयर हो जाता है इसका मतलब ये है कि सभी देश जो हैं वो कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनली एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि इस बीमारी को रोका जाए, टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ बिफोर इट एस्केलेट्स इनटू अ पेंडेमिक, कि देशों के अंदर ये पेंडेमिक ना बन जाए उससे पहले ही इसको रोक लिया जाए। तो करंट प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है मंकी पॉक्स के, अगर हम देखें तो देर आर नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मंकी पॉक्स। तो सिंपल सी बात है, मंकी पॉक्स के लिए कोई ऐसी भी दवाई हो या कोई भी इलाज हो ऐसा अवेलेबल नहीं है। क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ मंकी पॉक्स इंक्लूड्स रिलीविंग सिम्टम्स, अब यही हो सकता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं उनको थोड़ा सा आराम मिल सकता है, एंड मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसको थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है हॉस्पिटल्स के द्वारा। इट इज़ ऑल्सो नॉट करेंटली अंडरस्टूड इफ अ प्रीवियस मंकी पॉक्स इन्फेक्शन लैंड्स प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक पर्सन को एक बार मंकी पॉक्स हो जाता है तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि क्या दोबारा उसको मंकी पॉक्स होगा या नहीं होगा, यानी क्या उसके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी कि वो अगला जो इन्फेक्शन अगर आता है वापस से मंकी पॉक्स का तो उससे वो बच जाए। However, due to the genetic similarities of smallpox and monkeypox viruses, vaccines and antiviral agents used for the worldwide eradication of smallpox can also protect against monkeypox। तो ये भी कहा जा रहा है कि जेनेटिक सिमिलरिटी होने की वजह से स्मॉल पॉक्स के बीच में और monkeypox वायरसेस के बीच में, तो स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए जो दवाई का इस्तेमाल किया गया था उसी दवाई का उसी वैक्सीन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है monkeypox के खिलाफ। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर से न्यूज़ आ रही है टेलीकॉम सेक्टर से कि द चैलेंजेस ऑफ फाइबराइजेशन अहेड ऑफ इंडियाज़ 5G डिप्लॉयमेंट। अब देखिए बात यह है कि भारत में जिस तेज़ी से 5G लाने की कोशिश की जा रही है, भारत में उतनी तेज़ी से जो फाइबराइजेशन है यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसके थ्रू फास्ट इंटरनेट आता है, वो केबल्स जो है वो नहीं बिछाई गई हैं, यानी कि उनकी अभी थोड़ी सी कमी है। तो अगर हम 5G केबल्स, अगर हमें 5G को चलाना है पूरे भारत देश के अंदर, तो हमें फाइबराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि फाइबराइजेशन का एक प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि हमको ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है उनको बिछाना पड़ेगा, जिससे कि इंटरनेट जो है बहुत कम समय पे बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग रेडियो टावर्स विद ईच अदर वाया ऑप्टिकल फाइबर केबल इज कॉल्ड फाइबराइजेशन। तो फाइबराइजेशन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ये एक टावर है, ये एक टावर है मोबाइल का, और यहाँ पे भी एक टावर है जो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, तो इनको आपस में अगर हम कनेक्ट करेंगे फाइबर केबल से, ऑप्टिकल फाइबर केबल से, तभी यहाँ पे जो 5G का डिप्लॉयमेंट है वो तेज़ी से हो पाएगा। इट हेल्प्स प्रोवाइड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क कैपेसिटी एंड कैरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा वंस 5G सर्विसेज आर रोल्ड आउट। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज 2020 इंडिपेंडेंस डे स्पीच लेड आउट द विजन टू कनेक्ट। अब देखिए राइटर का यहाँ पे कहना यह है कि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 की जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी उसमें ये कहा था
कि उनका विजन है कि कंट्री में विद ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी कि हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाएगा अगले 1000 दिनों में। 1000 दिन का मतलब हो गया अराउंड 3 ईयर्स या 3 साल से पहले। टू रीच द टारगेटेड लेवल ऑफ फाइबराइजेशन, इंडिया रिक्वायर्स अबाउट ₹2.2 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट टू हेल्प फाइबराइज 70% ऑफ टावर्स। तो ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा 1000 दिन के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से युक्त जो टावर्स होंगे उनसे जोड़ा जाएगा, इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, तो उसका तरीका यही है कि पूरे भारत में जितने केबल्स हैं उन सभी को फाइबराइजेशन से कनेक्ट करना चाहिए, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से ज्वाइन करना चाहिए। तो हम कब अचीव कर पाएंगे? तो उसकी बात की जा रही है कि 2.2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा 70% से ज़्यादा टावर्स को कनेक्ट करने में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो फैसिलिटेट 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू एरियाज वेयर इट इज़ नॉट फीजिबल टू डिप्लॉय टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि जो रिमोट गांव हैं, आइलैंड्स हैं या माउंटेनियस रीजन्स हैं, तो वहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हेल्प करेगा कि जहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं बिछा सकते तो वहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हेल्प करेगा 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाने में। तो फाइब्रेशन क्या है, हम समझ चुके हैं कि फाइब्रेशन है कि प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग रेडियो टावर्स, कि रेडियो टावर्स को कनेक्ट करना, सभी को कनेक्ट करना आपस में ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू, उसको हम फाइब्रेशन कहते हैं। इट हेल्प्स प्रोवाइड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क, इसकी वजह से जो यूटिलाइजेशन है नेटवर्क का वो पूरे अच्छे से हो पाएगा। इट विल ऑल्सो एड इन प्रोवाइडिंग एडिशनल बैंडविथ एंड स्ट्रॉन्ग ब्लैक होल, जो बैक होल सपोर्ट है वो भी अच्छा मिल पाएगा। बैक होल एक कंपोनेंट है लार्जर ट्रांसपोर्ट का दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। अब देखिए बैक होल का मतलब ये होता है कि जो डेटा है वो पूरे नेटवर्क में रिवॉल्व करता रहे, घूमता रहे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइबर बेस्ड मीडिया कॉमनली कॉल्ड ऑप्टिकल मीडिया प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट इनफाइनाइट बैंडविड्थ एंड कवरेज, लो लेटेंसी एंड हाई इंसुलेशन फ्रॉम द इंटरफेरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइबर बेस्ड, अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो बहुत ही अच्छे से होता है, यानी कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट बैंडविड्थ के साथ होता है। लेटेंसी रेट, यानी कि जो लेटेंसी रेट का क्या मतलब है कि अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च किया और सर्च करने की जितनी देर बाद आपको वो शो हो रहा है, यानी कि वो जो टाइम लगता है कि जब आपने कोई चीज़ टाइप की गूगल में और वो चीज़ आपको शो होती है, तो वो जो समय ले रही है, चाहे वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही समय कुछ ले रही हो, वो जो टाइम होता है उसको हम लेटेंसी रेट कहते हैं, यानी कितना समय लग रहा है एक व्यूअर को, एक यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में। एंड हाई इंसुलेशन फ्रॉम इंटरफेरेंस। With 5G, it will also be necessary to increase the density of mobile towers to provide better coverage to consumers and businesses। और ये भी कहा जा रहा है कि 5G के साथ साथ ये भी ज़रूरी हो गया है, जैसे जैसे 5G आ रहा है, कि हमको जो मोबाइल टावर्स की डेंसिटी है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि कंज्यूमर्स हों या बिजनेसमैन हों उनको फ़ायदा हो सके। तो व्हाट डज़ इंडिया स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू टावर फाइबराइजेशन? अगर हम टावर फाइबराइजेशन की भारत में बात करें कि भारत का क्या स्टैंड है उसमें, तो टू ट्रांजिशन इनटू 5G इंडिया नीड्स एटलीस्ट 16 टाइम्स मोर फाइबर। पहली बात तो ये है कि जितना फाइबर अभी बिछा चुके हैं हम, उससे 16 गुना ज़्यादा हमें फाइबर बिछाना पड़ेगा अगर हमें 5G कवरेज चाहिए पूरे भारत को। इन इंडिया करेंटली ओनली 33% ऑफ द टावर्स आर फाइबराइज। सिर्फ 33% टावर्स ऐसे हैं जो अभी फाइबर से युक्त हैं, फाइबर से जुड़े हुए हैं, कंपेयर टू द 65 to 70% जो टावर्स हैं साउथ कोरिया के, 80 to 90% यूएस के, जापान के और चाइना के, यानी कि वहाँ पे 80 से 90% जो टावर्स हैं वो कनेक्ट कर चुके हैं विद फाइबर से। भारत में अभी सिर्फ 33% हुए हैं। द फाइबर किलोमीटर पर कैपिटा इन इंडिया इज़ लोअर देन अदर की मार्केट्स। तो फाइबर किलोमीटर पर कैपिटा अगर हम देखें कि पर पर्सन के हिसाब से फाइबर किलोमीटर की अगर हम बात करें तो भारत में बहुत कम है एज़ कम्पेरिजन टू दूसरे कंट्रीज़ के। ये कहा जा रहा है कि आइडियली एक देश को 1.3 किलोमीटर का फाइबर चाहिए हर पर्सन के हिसाब से अपने यहाँ पे गुड फाइबराइजेशन करने के लिए, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की लेंथ हर पर्सन के हिसाब से भारत में जितने भी पर्सन होंगे एक आदमी के हिसाब से 1.3 किलोमीटर का चाहिए। तो अगर हम 130 करोड़ हैं या 135 करोड़ हैं तो उसके हिसाब से हम उतने को 1.3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो रेट है भारत में जो 1.3 किलोमीटर होना चाहिए, ये अभी सिर्फ 0.09 किलोमीटर है। अगर हम देखें जापान में ये 1.35 है, यूएसए में 1.34 है और चाइना में 1.3 है। भारत में सिर्फ और सिर्फ 0.09 है, यानी कि हम बहुत बहुत ज़्यादा पीछे हैं। देयर इज ऑल्सो अ नीड टू इंक्रीज डेटा कैपेसिटी इन दी फाइबराइज टावर्स। दीज टावर साइट्स विच आर कनेक्टेड वाया फाइबर आर कॉल्ड फाइबर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। अब देखिए यहाँ पे जो टावर्स कनेक्ट हो गए हैं उनको हम फाइबर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कहते हैं, कि यानी कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे फाइबर का प्रेजेंस है। करंटली दीज फाइबर्स POPs एट अ टावर साइट कैन हैंडल डेटा एट 1 to 5 Gbps स्पीड। तो अभी जो ये डेटा है ये 1 से लेके 5 Gbps की स्पीड तक ही यहाँ पे अभी ये डेटा हैंडल कर सकते हैं जो भी टावर्स को फाइबर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो बात आती है कि चैलेंजेस क्या है। अगर हम चैलेंजेस को देखें तो
तो अब चैलेंज आते हैं कि टू रीच द टारगेटेड लेवल ऑफ फाइबराइजेशन इंडिया को 2.2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने 70% से ज़्यादा टावर्स को फाइबराइज कर सके। यानी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए टेलीकॉम सेक्टर में। अबाउट ₹2.5 लाख करोड़ विल बी नीडेड टू सेटअप 15 लाख टावर्स। तो 2.5 लाख रुपये चाहिए हमें, 2.5 लाख करोड़ रुपये चाहिए 15 लाख टावर्स को इस्टेब्लिश करने में अगले 4 सालों में। फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे कि भारत नेट हो गया, स्मार्ट सिटीज़ हो गया, वो भी ऐड करती हैं कि वहाँ पे डिमांड है फाइबर डिप्लॉयमेंट की, कि फाइबर लगाना चाहिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था, ये हम देख ही चुके हैं कि 1000 दिन के अंदर हमको पूरे भारत में जितने भी गांव हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ना है। टू अचीव दैट विजन केबल्स को 1251 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से बिछाना पड़ेगा। अगर हमें 1000 दिन के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था वो चीज़ें अगर हमें अचीव करनी है तो पूरे भारत में रोज़ाना 1251 किलोमीटर के हिसाब से भारत के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल हमें बिछाना पड़ेगा। अभी जो हमारी करंट एवरेज स्पीड है वो 350 किलोमीटर प्रतिदिन है, जबकि अगर हम देखें तो उससे 3 गुना या 3.5 गुना स्पीड से हमें बिछाना पड़ेगा जिस स्पीड से अभी हम बिछा रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़ इन द वे ऑफ फाइब्रेशन रिमेन्स द राइट ऑफ वे रूल्स। देखिए दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ से आती है कि राइट ऑफ वे रूल्स जो हैं, कि यानी कि अगर मैं कहीं पे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा हूँ तो वहाँ पे जो वे है, यानी कि जहाँ पे वो बिछेगी तो वहाँ पे हक लेना यानी कि राइट लेना, वो सबसे बड़ा इशू आ जाता है। क्योंकि कई लोग मना कर देते हैं कि हमें नहीं, हम अपनी ज़मीन से उसको नहीं गुजारने देंगे, या सड़कों को खोद कर उसको डालना है, केबल्स को डालना है। तो उन सभी चीज़ों, ये इशू ही सबसे बड़ा रहता है। द इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016, जिसको नोटिफाई किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा 15 नवंबर 2016 को। रूल का एम ये है टू इनकॉर्पोरेट नॉमिनल वन टाइम कंपनसेशन, कि एक बार कंपनसेशन भी दिया जाएगा और यूनिफॉर्म प्रोसीजर भी दिया जाएगा फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन एनीवेयर इन द कंट्री। अगर ओवरग्राउंड किया जाता है यानी कि ज़मीन के ऊपर किया जाता है तो उसके लिए आपको जो है एक बार का कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। While all states UTs are required to implement these rules, they are not in complete alignment and still require certain amendments to align। तो अब सभी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को कहा तो है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन वो अभी भी इसमें दिक्कतें हैं, इसमें कुछ और नोटिफिकेशंस की ज़रूरत है, तब जाके ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अक्टूबर 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिवाइज्ड द ROW रूल्स मेकिंग इट ईजियर टू इंस्टॉल एरियल ऑप्टिकल फाइबर केबल इन द कंट्री। देखिए अक्टूबर 2021 में, इससे पहले क्या होता था कि वो ज़मीन के अंदर ही हम कर सकते थे या ओवरग्राउंड ही कर सकते थे, अब इसको ओवर हैंगिंग भी कर दिया गया है। तो यानी कि आप इसको एरियल वे में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछा सकते हैं। दिस कैन एनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स टू डिप्लॉय केबल्स ओवरहेड वाया स्ट्रीट लाइट पोल्स, ट्रैफिक लाइट पोस्ट, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट के पोल्स हैं तो आप उनसे कनेक्ट करते करते आप इसको ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछा सकते हैं पूरे भारत देश के अंदर। नेक्स्ट आता है, वापस से टेलीकॉम सेक्टर से न्यूज़ है कि 5G का स्पेक्ट्रम है उसका ऑक्शन हो रहा है। अब देखिए कुछ लोग इसमें यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है जिसका ऑक्शन होता है, जिसमें सभी कंपनीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं। अब देखिए स्पेक्ट्रम क्या है अपना, में स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि मान लेते हैं भारत है, भारत के ये मान लेते, मैं मान के चलता हूँ कि ये इंडिया है। अगर ये इंडिया है तो इंडिया के इस, मान लेते ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर का जो स्पेस होगा, यानी कि जो अंतरिक्ष का जो हिस्सा है, यहाँ से लेके आसमान तक का जो हिस्सा होगा, अगर आप इसको 3D में इमेजिन करेंगे तो यानी कि आपके सिर के ऊपर जो पूरा आसमान है, कहने का मतलब ये है कि आपके सिर के ऊपर का जो आसमान है वो भी उसके ऊपर भी हक आपका ही है। इसका यही तो मतलब हुआ कि उसके ऊपर का जो हक है, यानी आपके सिर के ऊपर का जो आसमान है उसका हक जो है वो आप ही के पास है। तो अब इंडिया का कहना ये है, या किसी भी देश का कहना ये है कि जो भारत में स्पेक्ट्रम दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि अगर वो भारत के एयरवेव्स हैं, यानी कि भारत का जो आसमान होगा उस पे हक भी भारत सरकार का है। यानी कि वहाँ पे अगर आप किसी स्पेक्ट्रम के थ्रू, यानी कि जो वेव्स होती हैं, क्योंकि वो आसमान में ट्रैवल करती हैं, एक पोल से, एक टावर से दूसरे टावर पे जाएगी, वहाँ पे ट्रांसमिट करेंगी, तो उन सब चीज़ों के ऊपर जो उसको जो फ़ायदा मिलेगा, उससे जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो उस देश की सरकार को भी मिलना चाहिए। तो अब ये कहना है कि तो इसलिए स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाता है, यानी सरकार को इससे पैसा मिलता है और जो प्राइवेट लोग हैं या कंपनीज़ हैं वो इसमें पैसा प्रोवाइड करती हैं। तो अ टोटल ऑफ 72,097.85 मेगाहर्ट्ज़ का, यानी कि 72 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम जिसकी वैलिडिटी 20 साल की होगी, उसको रखा जा रहा है ब्लॉक पे, यानी कि ऑक्शन करने के लिए। तो एयरवेव जो है 3 रेंजेस में है, जैसे लो में है तो 600 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़, 800, 900, 1800, 2100, 2300। फिर मिड एयरवेव्स हैं 3300 मेगाहर्ट्ज़ और हाई हैं 26 गीगाहर्ट्ज़, उनको बेचा जाएगा
4,316 बिलियन रुपीज़ का कहा जा रहा है कि इतना पैसा होगा बिडिंग के लिए। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मिड एंड हाई बैंड स्पेक्ट्रम विल बी यूटिलाइज्ड बाय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर मिड और हाई बैंड ही जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, तो वो जो है इन्हीं में इन्वेस्टमेंट करेंगे टू रोल आउट 5G सर्विसेज वेयर इन स्पीड्स वुड बी 10 टाइम्स हायर देन व्हाट इज़ पॉसिबल थ्रू द करंट 4G सर्विसेज। अब 4G के मुकाबले 5G की स्पीड 10 गुना तेज होगी। 4 बिडर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि एक तो रिलायंस जियो है, अडानी टाटा नेटवर्क्स है, भारती एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है। एज़ पर ऑफिशियल डेटा रिलायंस जियो ने 14,000 करोड़ रुपए का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया है। देखिए, जब भी ऑप्शंस होते हैं, जब भी कोई चीज़ टेंडर भरा जाता है, उससे पहले जो भी कंपनी टेंडर डाल रही है उसको कुछ अर्नेस्ट मनी देनी पड़ती है, 2% या 5% ऐसे करके अर्नेस्ट मनी देनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं रिलायंस के द्वारा, और अडानी के द्वारा से 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, भारतीय एयरटेल के द्वारा 5500 करोड़ रुपए दिए गए हैं और वोडाफोन के द्वारा 2200 करोड़ रुपए दिए गए हैं अर्नेस्ट मनी के रूप में। फिर बाद में जो है ये जब ऑप्शन हो जाएगा तो इनको और पैसे देने होंगे। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से न्यूज़ आ रही है कि स्नो लेपर्ड के ऊपर स्टडी की जा रही है, और जो स्नो लेपर्ड का प्रे बेस है यानी कि जिनको वो शिकार करके खाते हैं उनके ऊपर स्टडी की जा रही है हिमाचल प्रदेश में। द स्टडी अंडर द नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज रिवील्ड अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन हैबिटेट यूज बाय स्नो लेपर्ड एंड इट्स प्रे स्पीशीज साइबेरियन इनबेक्स या साइबेरियन आइबेक्स एंड ब्लू शीप। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है हैबिटेट यूज में। देखिए, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है किसी भी जानवर का घर। तो जो उसका हैबिटेट है स्नो लेपर्ड का, और उसी जगह पे स्नो लेपर्ड जिसको खाता है, जिसको मार के खाता है, जो उसकी प्रे स्पीशीज़ है, एक तो साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शीप, उनके बीच में एक बहुत ही गहरा रिलेशन है, उसकी बात की जा रही है। साइंटिस्ट्स यूज्ड कैमरा ट्रैप्स एंड साइन सर्वेज टू इवेल्युएट द को-अकरेंस पैटर्न्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स एंड इट्स प्रे स्पीशीज़ इन स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति वैली है तो वहाँ पे इस स्टडी को किया गया है। स्नो लेपर्ड्स जो है वो रग्ड माउंटेनियस एरियाज़ में रहते हैं या नॉन फॉरेस्टेड एरियाज़ में रहते हैं, जो 3200 मीटर से लेके 5200 मीटर की हाइट तक होते हैं। हैबिटेट जो है वहाँ पे आपको वेरिएट हो सकती है कि वहाँ पे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, या तो वहाँ पे बैरन एरिया हो, वो बंजर ज़मीन हो, ग्रासलैंड भी हो सकता है, आस्पेक्ट है, स्लोप है, डिस्टेंस है पानी से। ये सब चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हैं ये हैबिटेट यूज़ के स्नो लेपर्ड के लिए भी और उसके प्रे स्पीशीज़ के लिए भी। स्पीति वैली पोजेस्ड अ गुड हैबिटेट इन एंड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज़ which could support a viable population of both threatened snow leopard और उसकी जो प्रे स्पीशीज़ है, यानी कि चाहे स्नो लेपर्ड हो चाहे उसकी प्रे स्पीशीज़ हो, यानी जिसको वो मार के खाता है, जैसे कि साइबेरियन आइबेक्स है या फिर ब्लू शीप है, तो ये बहुत ईजिली वहाँ पे स्पीति वैली में रह सकते हैं। क्लासिफाइड एज वल्नरेबल बाय द IUCN और शेड्यूल 1 में कहा गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्नो लेपर्ड्स जो हैं उनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। और जो धृति बनर्जी हैं, ये डायरेक्टर हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इनका कहना ये है कि दैट प्रोटेक्टिंग स्नो लेपर्ड्स में रिजल्ट इन अ कास्केड ऑफ बेनिफिट्स टू द इकोसिस्टम एज अ होल। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी एनिमल है अगर प्रकृति ने उसको बनाया है तो उसका अपने आप में कोई रेलेवेंस होगा प्रकृति में, नेचर में, तभी उसको प्रकृति ने बनाया है। तो दैट्स ऑल। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स गाइस। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।